अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर स्टूडेंट इसको एग्जामिनेशन के हवाले से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये बहुत ज्यादा अहम सवाल है हमारे पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, काफी दफा आ चुका है। और इसमें जो चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है इसके पास्टुलेट। आपको एक एक पास्टुलेट याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया, कोई भी पास्टुलेट मतलब कि पास्टुलेट का पॉइंट या कोई भी स्टेटमेंट उसकी छोड़ दी तो आपको वो नंबर नहीं देगा। इसके 8 या 9 पास्टुलेट है, वो ज्यादा अहम है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इससे पहले हम इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बताया गया है। तो सवाल वो आपसे कैसे पूछेगा, एग्जामिनर वो कहेगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के एम टी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप के एम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। यहां पे आएगा पास्टुलेट, किसको एक्सप्लेन करना है, पास्टुलेट को। पास्टुलेट्स एक्सप्लेन पास्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट को एक्सप्लेन करो। सबसे पहले हम उन साइंसदान को डिस्कस करेंगे, उन साइंसदान के नाम लिखेंगे जिन्होंने इस थ्योरी को बनाने के लिए हिस्सा लिया। इस थ्योरी को बनाने के लिए हिस्सा लिया। पहला साइंसदान था बर्नौली गिव बर्नौली बर्नौली गिव काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस साइंसदान ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी। ये जो बर्नौली है, इस साइंसदान ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके बाद एक और साइंसदान आया, उस साइंसदान ने कहा मैक्सवेल। इस साइंसदान का नाम था मैक्सवेल। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन gives the distributions of velocities among of the gas molecules, among of the gas मॉलिक्यूल। इस साइंसदान ने कहा था कि आपके फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है। अब इनके जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, ये सेम नहीं है। मतलब कि ये कुछ इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इस तरफ मूव करेंगे। ये कुछ मॉलिक्यूल तेजी से मूव कर रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे होते हैं। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है वेलोसिटी इनकी। या तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इस साइंसदान ने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी अमंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। हमेशा एक बार याद रखना, आपके जो मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी और एनर्जी उनकी सेम नहीं होती। या तो वो तेजी से मूव करते हैं या वो फिर क्या करते हैं, स्लो मूव करते हैं। इसीलिए इनकी जो वेलोसिटी है, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, इनकी सेम वेलोसिटी नहीं है। या तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा है या तो इनकी वेलोसिटी क्या है, कम है। इस चीज को नाम दिया था मैक्सवेल ने। इसके बाद एक और साइंसदान आया था बोल्ट्जमैन। उस साइंसदान का नाम था बोल्ट्जमैन।
give the distributions of energy among the gas molecule, among the gas अब इस साइंसदान ने कहा था कि आपकी जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, एक जैसी नहीं है। या तो वो ज्यादा होगी, या तो वो ज्यादा स्पीड से तेजी, या तो वो ज्यादा तेज होगी, या फिर वो कम होगी। ज्यादा तेजी से मूव करेगी या स्लो मूव करेगी। तो आपकी वेलोसिटी अगर सेम नहीं है तो आपकी एनर्जी भी सेम नहीं है। इसलिए इस चीज को नाम दिया था बोल्ट्जमैन ने। उसने कहा था आपकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसका मतलब यह है कि आपकी अगर एनर्जी, मतलब कि आपकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। अगर आपके वेलोसिटी जो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है तो इसलिए हमारे पास जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट है। इस इक्वेशन को, इस जो कॉन्सेप्ट को नाम दिया था वो था साइंसदान बोल्ट्जमैन, जो मैक्सवेल के बाद आया था। इसने कॉन्सेप्ट दिया था इस चीज का, क्योंकि ये सारे जो साइंसदान है इन्होंने इक्वेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बनाने के लिए हिस्सा लिया था। इसके बाद एक और साइंसदान आया था क्लोसियस। आप इसकी स्पेलिंग मजीद भी ठीक कर लेना अगर मैं भी गलत हूं तो। क्लोसियस गिव द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ ऑल द लॉज ऑफ gases and the drive of equation काइनेटिक। जो ये साइंसदान था, इस साइंसदान ने आपके जो गैस है, आपके जो लॉज है, जो क्या होकर जो इस चैप्टर में लॉज आपके यूज हो रहे हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रो, डाल्टन, पास्कल, प्रेशर, ये जो लॉज हैं इन सबको इकट्ठा करके इसने इक्वेशन दी थी, ये वाली काइनेटिक इक्वेशन दी थी। और इन सारे लॉज को, इक्वेशन को ड्राइव करके इसने काइनेटिक इक्वेशन दी थी। इन सारे लॉज की इक्वेशन को यूज करके, जो हमने लॉज पढ़े हैं, इन सारे लॉज की इक्वेशन को इसने यूज किया था और इसने इक्वेशन दी थी काइनेटिक इक्वेशन। इसने कौन सी इक्वेशन दी थी? काइनेटिक इक्वेशन दी थी। और कैल्सियस इस साइंसदान ने इक्वेशन दी थी। तो ये थे वो जो साइंसदान जिन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बनाने में हिस्सा लिया। पहला साइंसदान था हमारे पास बर्नौली, उसके बाद आया मैक्सवेल, उसके बाद आया बोल्ट्जमैन, उसके बाद आया क्लॉसियस। इसके बाद जो मेन चीज है ना, जो मेन चीज है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक, वो है पास्टुलेट। आप हेडिंग दे लेना पास्टुलेट। आपका जो मेन पार्ट है वो यहां से शुरू हो रहा है। यहां से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का मेन हिस्सा वो यहां से शुरू हो रहा है। आपको इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है, अगर आप इसको पेपर में लिखते हो ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस चीज को लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज को छोड़ देंगे तो हमें नंबर नहीं देगा वो। तो ये जो पास्टुलेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना हमारे लिए लाजमी है। अगर आप ये भी लिख देते हो
थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर देते हो पेपर में तो वेल डन। पहला पोस्टुलेट है, इट इज consist of a very small particle called molecules. For example, neon gas. For example, neon gas, argon gas, hydrogen gas, नाइट्रोजन गैस, etc। वो ये कह रहा है कि आपका जो पहला पोस्टुलेट है, आपकी काइनेटिक थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल करते हैं, मुश्तमिल होते हैं। नियोन गैस, आर्गोन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडमली नहीं होती। हमारे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडमली नहीं होती, मतलब कि इनकी कोई खास जगह नहीं होती। क्यों खास जगह नहीं होती? ये कुछ इस तरफ मूव करते हैं, कुछ इस तरफ मूव करते हैं, कुछ इस तरफ मूव करते हैं, कुछ इस तरफ मूव करते हैं। इसलिए हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडमली नहीं होती, खास नहीं होती। ये जो हमने पॉइंट किया यही लिखेंगे हम इधर। द मॉलिक्यूल्स molecules of gas is a movement और रैंडमली। इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडमली नहीं होती, रैंडमली नहीं होती, इनकी कोई खास जगह नहीं होती। इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडमली नहीं होती, इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडमली होती है। ये देखो मैं आपको बताया कुछ इस तरफ मूव करते हैं, कुछ इस तरफ मूव, इनकी कोई खास जगह नहीं है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके गैस के ये दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। ये जो दीवार है इस बॉक्स को हम कहेंगे ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स of gas collide with one another the molecules of gas collide with one another with the wall of the container, with the wall of the container। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के ये आपस में भी टकरा सकते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमने लिखा है। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनकी जो खास जगह वो नहीं होती, उनकी जो मूवमेंट की खास जगह वो एक नहीं होती, खास नहीं होती, क्योंकि वो इस तरफ भी मूव करते हैं कुछ मॉलिक्यूल, कुछ इस तरफ भी मूव करते हैं, कुछ इस तरफ मूव करते हैं, इसलिए इनकी कोई खास जगह नहीं है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये कंटेनर की दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक पढ़ा था आपने इलास्टिक कोलिजन, एक पढ़ा था आपने इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा पढ़ा था आपने इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये जो दो पॉइंट है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये देखो।
आपका जो इलास्टिक लाइन है वो बता रहा है कि आपने जितनी फोर्स पहले लगाई थी उस फोर्स लगाने से पहले जो आपके मॉलिक्यूल से वो लूज ना करें, और फोर्स लगाने के बाद आपके जो पास मॉलिक्यूल थे वो उतने ही रहे जितने पहले थे, फोर्स लगाने के बाद उतने रहे, तो वो कम ना हो। फोर्स लगाने से पहले उतने थे, फोर्स लगाने के बाद उतने रहे। अगर वो कम नहीं होती तो हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन। अगर कम हो जाते तो हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये दो पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही बात हमने करेंगे यहाँ पे कि आपके मॉलिक्यूल के दरमियान जो भी इलास्टिक होती है वो परफेक्टली होती है। द कोलिजन्स among the states of perfectly among the gas molecules of among the gas molecules of perfectly elastic। तो ये हमने जो चीज लिखी है वो ये है, ये पॉइंट है। अगर आपके पास जितने पहले मॉलिक्यूल से जितनी फोर्स आपने लगाई उसके बाद जो मॉलिक्यूल थे अगर वो सेम है तो इलास्टिक कोलिजन। अगर वो सेम नहीं है, फोर्स लगाने से पहले जो चीज थी अगर फोर्स लगाने के बाद वो चीज चेंज हो गई तो वो आपकी इनइलास्टिक। अगर चेंज नहीं हुई, सेम है, तो आपकी क्या है, वो इलास्टिक कोलिजन। और इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो हमारे पास चीज होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब कि चेंज नहीं होती। जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। उसके बाद हमारे पास द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस with one another the molecules of gas with one another with the wall of the container with the wall of the container। ये जो चीज है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में आपस में भी टकरा सकते हैं, और जो आपका कंटेनर उनकी लाइन उनके साथ भी टकरा सकते हैं, आपके कंटेनर की दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। जबकि when the molecules of gas collide with one another and with the wall of the container and with the wall of the container they exert pressure। और इनके दरमियान प्रेशर क्या होता है, exerts होता है, exert। अब देखो आपके जो मॉलिक्यूल्स है, पहला पॉइंट लिखा विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, आपस में भी टकरा सकते हैं, और जो कंटेनर की दीवार है उसके साथ भी क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल गैस के टकरा सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो इनके दरमियान प्रेशर नहीं लगेगा। आपस में जितने मर्जी मॉलिक्यूल टकरा जाएं इनका दरमियान प्रेशर नहीं लगेगा। जब ये मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकराएंगे तो प्रेशर लगेगा। अगर हम देखो कोई भी हम एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके दरमियान कोई प्रेशर नहीं लगेगा, और जब ये दीवार के साथ टकराएंगे तो इनके साथ क्या होगा, प्रेशर लगेगा इनका। अगर हम दरवाजा अगर हम उनको
दरमियान में छोड़ देते हैं तो प्रेशर नहीं लगेगा। अगर हम जैसे ही इसको दरवाजे को दीवार के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो प्रेशर लगेगा। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, आपस में जितने मर्जी हों टकराते जाएं, लेकिन इनके दरमियान कोई प्रेशर नहीं लगा। जैसे ये कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे तो इनके साथ क्या होगा, प्रेशर लगेगा। और ये हमने चीज देखी थी, दे एक्सर्ट प्रेशर, इनके दरमियान तब प्रेशर लगेगा जब ये कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यही था हमारे पास जो चीज हमने की कि इनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें तकरीबन 300 गुना फासला होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी? अगर ये मॉलिक्यूल आपस में अगर करीब है तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब हैं तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ एक दूसरे को खींचेंगे। तो इनमें जो फासला होता है वो तकरीबन 300 गुना होता है। तो ये कैसे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? नहीं होगी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला हमने पॉइंट किया, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस, देयर इज a large empty space of gas molecule of gas। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। देयर इज a large space empty space of gas molecule, मतलब कि इन के गैस के मॉलिक्यूल में जो फासला होता है वो कितना होता है, 300 गुना होता है। अगर ये आपस में करीब होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर ये दूर होंगे तो इनके दरमियान कम से कम 300 गुना फासला होता है, काफी दूर होते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो यही चीज हमने लिखी, देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल में क्या होता है, बहुत ज्यादा फासला होता है। उससे बड़ा पॉइंट है हमारे पास द एक्चुअल वॉल्यूम, the actual volume of gas molecule is negligible as compared to the total volume, to the total volume of the container, of the container। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये देखो आपके पास क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल है और ये एक कंटेनर है, ये आपके क्या गैस के मॉलिक्यूल हैं। और इन सारे गैस के मॉलिक्यूल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। और इन सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। अगर इनको मैं ओपन करता हूं तो क्या होगा, ये स्लोली आपस में सारे मॉलिक्यूल को फैल जाएंगे। अगर इनको मैं इकट्ठा करता हूं तो हमारे पास ये क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। ये क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। अगर इनको मैं छोड़ता हूं तो क्या होगा, ये आपस में ये सारे क्या होंगे, आपके कंटेनर में फैल जाएंगे। तो ये जो होगा हमारे पास, ये होगा टोटल वॉल्यूम। मतलब कि एक चीज को एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें मैंने सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दिया। अगर इनको मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, आपके जो गैस के मॉलिक्यूल में वो क्या होंगे, निग्लिजिबल होंगे। ये नेग्लेक्ट से निकला है।
नजरअंदाज करेंगे एक दूसरे को, तो वो होगा टोटल वॉल्यूम। तो यही मैंने पॉइंट लिखा। उसके बाद देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी with the movement of gas molecules। अब इसका क्या मतलब है? आपके जो गैस के आपका जो गैस है उसका कोई इफेक्ट नहीं है ग्रेविटी पे। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? एक चीज को अपनी तरफ खींचना। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? अपनी तरफ से खींचना, किसी भी चीज को अपनी तरफ से खींचना। अगर ग्रेविटी जो है वो जमीन पे है, ठीक है, अगर वो ग्रेविटी गैस को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी क्या करती है? गैस को अपनी तरफ खींचती है। तो हमें सांस कहाँ लेना पड़ता है? जमीन में जाकर हमें सांस लेना पड़ता। तो इसलिए ग्रेविटी का इस पे कोई असर नहीं है। ग्रेविटी का मतलब ही होता है हर किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना। तो इसी से इसके जो गैस है इनका ग्रेविटी पे कोई असर नहीं होता। ये पॉइंट लिखा। उसके बाद हमारा पास आता है पॉइंट नंबर द काइनेटिक एनर्जी is directly proportional is directly proportional to the absolute टेम्परेचर। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी, और इस चीज को प्रूव करके भी दिखाया है, और ये वाला प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस चीज को क्या करके दिखाया? प्रूव करके भी दिखाया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस चीज को बनाने के लिए किन साइंसदान ने हिस्सा लिया? पहला था बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लैसियस। ये थे वो साइंसदान जिन्होंने इनको बनाने के लिए इसमें हिस्सा लिया। तो उसके बाद जो मेन चीज आती है आपके पास्टुलेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये जो पॉइंट हमने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने करना है, तो ये आपने छोड़ने नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। अल्लाह हाफिज।